हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी प्रैक्टिस मॉक चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं जीएस, जीके और जीए के। तो वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जिनमें एसएससी सीजीएल जो 2022 दिसंबर में होने वाला है और एसएससी के जो भी आगे एग्ज़ाम आएंगे जैसे एसएससी सीएचएसएल है, जीडी है और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे वो इस पैटर्न पर रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट है, नोवेलिस्ट दामोदर मोजो हु हैज वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इज ए राइटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दामोदर मोजो हैं इन्होंने 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें 57th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात की गई है। तो इसमें पूछा है कि ये किस लैंग्वेज के राइटर हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आसामीज, उड़िया, कोंकणी और संस्कृत। तो इसमें से किस लैंग्वेज में इन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है। 57th एडिशन है इसका और ये ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोंकणी लैंग्वेज। कोंकणी लैंग्वेज के लिए इन्होंने 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। अब हम लोग देखते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा, इसकी जो स्थापना हुई 1965 में हुआ, 1965 में इसकी स्थापना हुई है। और ये हमारा जो है लिटरेरी अवार्ड है, मतलब कि साहित्य के लिए दिया जाता है। साहित्य का जो है, जैसे कोई प्रोज लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, ड्रामा है, पोएट्री है, इस तरीके से जो कोई राइटर है तो उसको जो साहित्य लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में स्थापित किया गया। अब आगे ये क्वेश्चन है कि यदि कोई राइटर कुछ रिटन वर्क करता है तो किसी ना किसी लैंग्वेज में करेगा, तो कौन सी लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, प्लस इंग्लिश के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये कितनी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा 22 जो 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में दी गई है उन भाषाओं के लिए, 22 भाषाओं के लिए और प्लस इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है। तो 23 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब आगे इसमें यह है कि आसामीज लैंग्वेज के लिए नीलमणि फुकन ने जीता है। मतलब जो आसामीज लैंग्वेज के लिए दिया गया 2021 में दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, वो किसको दिया गया था? नीलमणि फुकन को दिया गया था। और कोंकणी लैंग्वेज में 2022 के लिए दिया गया, तो ये किसको दिया गया? दामोदर मोजो को दिया गया। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो हमारे अवार्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, सिजीत नाम्बियर एंड पार्वती मेनन, इनको भी जो है अवार्ड दिया गया है 5th भारत कला रत्न अवार्ड। तो ये हमारा जो है भारत कला रत्न जो अवार्ड है, भारत कला रत्न अवार्ड है। तो इस अवार्ड की बात हो रही है। तो ये अवार्ड जो है दिया गया है। अब ये अवार्ड इनको किस कला के लिए दिया गया है? तो यहाँ पर है जैसे कथक है हमारा, या कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है। तो ये हमारे जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं इंडिया के, उनकी बात हो रही। तो उसमें जो सिजीत नाम्बियर एंड पार्वती मेनन है, इनको किस शास्त्रीय नृत्य के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए ये दिया गया है इन दोनों को, सिजीत नाम्बियर और पार्वती मेनन को। और ये हमारा जो है 5वां एडिशन था इस पुरस्कार का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो भारत कला रत्न अवार्ड है ये किस किस फील्ड में और क्या है, इससे संबंधित बात है। तो भारत कला रत्न अवार्ड इज कन्फर्ड टू आर्टिस्ट
फ्रॉम द फील्ड ऑफ डांसिंग, मतलब डांस के क्षेत्र में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनके लिए, सिंगिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, और ट्राइबल आर्ट्स है, थिएटर है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, पपेट्री है, जो हमारे कठपुतली होता है पपेट्री, उसके लिए है, फोटोग्राफी है, एंकरिंग है। इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो कलाकार हैं, इसके जो आर्टिस्ट हैं, उनको दिया जाता है। तो ये हमारा ये हो गया। और इस अवार्ड में जो है जो राशि दी जाती है वो 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब आगे का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है कि जो ये हमारे जो पुरस्कार इनको दिए गए हैं ये 2021 के लिए दिए गए हैं। अब 2022 का भी अनाउंस हो गया है, तो इसका 2022 का किसके लिए दिया गया है? तो ईमान जैदी जो है इनको 2022 का जो है भारत कला रत्न अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग ब्राइडल मेकअप, मतलब जो ये मेकअप इंडस्ट्री है हमारी, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, तो जैसे दूल्हे को सजाना, ब्राइडल मेकअप डिजाइनर है, इस फील्ड में इनको दिया गया है ईमान जैदी को। तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। तो देखिए अभी दोनों क्वेश्चन जो हमने पहले देखे वो दोनों किससे थे? अवार्ड से रिलेटेड थे। अब कहां पर क्वेश्चन आया है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर का, मुगल काल का जो रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू, भूमि टैक्स जो सिस्टम था, पद्धति थी, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। अब उसमें कह रहा है कि द टर्म, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, वाज द अमाउंट असेस्ड। ये हमारे 4 वर्ड दिए गए हैं, बंजर, पोलाज, हासिल, जमा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स वाज द अमाउंट एसेस्ड। एसेस्ड का मतलब है जो हमने कैलकुलेट करके निर्धारित किया है कि इतना पैसा हमें, मान लीजिए कि ये कोई हमारी पर्टिकुलर लैंड है, इस पे जो है कल्टीवेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इसका कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, तो ये हमने क्या किया है? निर्धारित किया है। तो जब निर्धारित किया है तो इस चीज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? जो हमने असेसमेंट किया है कि इतना टैक्स हमें इस भूमि से मिलना चाहिए, तो उस अमाउंट को क्या बोला जाता है? तो यहां पर है बंजर, पोलाज, हासिल और जमा। तो इसका जो आंसर है वो है जमा। जमा ये जो है इस प्रोसेस के लिए वर्ड रहेगा। अब बाकी का वर्ड क्या है? जैसे हासिल है, तो हासिल का क्या मतलब होता है? जो प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। हासिल का मतलब है प्राप्त हुआ। अब जब यहाँ पर इस लैंड के लिए जो अमाउंट डिसाइड हुआ, फिर जब कलेक्ट करने के लिए कोई जाएगा तो वो वहाँ से कितना कलेक्ट करके लाता है वो कहलाएगा हासिल होना। तो उस अगर कितना प्राप्त हुआ ये क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर रहेगा हासिल। कितना? हासिल। और कितना असेस्ट किया था, कितना असेसमेंट किया था, उसका नाम रहेगा जमा। बाकी के 2 वर्ड जो है बंजर और पोलाज, ये क्या है? तो इसके लिए ये है कि जो मुगल काल में भूमि थी, जमीन थी, उसको 4 प्रकार की कैटेगरी में बांट दिया गया था। पोलाज, पराउती, चाचर और बंजर। तो ये 4 प्रकार थे भूमि के, जिसमें पोलाज जो है सबसे बेस्ट, मतलब अच्छी क्वालिटी की जो है उपजाऊ जमीन थी। ठीक है, तो इसमें पोलाज वाज द आइडियल एंड बेस्ट टाइप ऑफ लैंड। ये हमारी क्या थी? आदर्श और सबसे अच्छी जमीन थी। फिर इसके बाद थोड़ा कम क्वालिटी की पर्वती रहेगा, फिर उससे और कम क्वालिटी की जो है चाचर रहेगा, और बंजर ऐसी भूमि है जिस पे खेती वगैरह नहीं होती है, ऐसी ही पड़ी रहती है। बंजर वाज द वर्स्ट टाइप ऑफ लैंड। सबसे बेकार प्रकार की जो भूमि थी उसको कैटेगराइज किया था किसमें? बंजर कैटेगरी में, मतलब वो बंजर भूमि कहलाती थी। तो पोलाज, पर्वती और चाचर और बंजर, ये तो 4 जो वर्ड हैं ये भूमि के प्रकार हैं। ठीक, और जो जमा है ये निर्धारित टैक्स है। हासिल जो है वो कलेक्टेड टैक्स है, टैक्स है, रेवेन्यू है, टैक्स लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हमारा रहा। अच्छा, इससे यहाँ पे कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी गई है जो इससे जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या है? अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्ती। जो अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था
भूमि राजस्व पद्धति जो थी अकबर की, उसका नाम था जब्ती, और उसी को कहा जाता था बंदोबस्त सिस्टम। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पर, राजा टोडरमल, जो अकबर के लैंड रेवेन्यू को, लैंड से रिलेटेड जो भी काम होते थे, ज़मीन से रिलेटेड जो भी वर्क होता था, वो राजा टोडरमल के अनुदेश पर होता था। तो जो भूमि से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप कह सकते हो एक तरीके से, अकबर के समय में राजा टोडरमल थे। तो उन्होंने इस रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव किया था, और इन्होंने एक नया थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन लाया था, जिसका नाम रखा गया था दहसाला सिस्टम। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो दहसाला सिस्टम अकबर ने स्थापित करा था लैंड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसे किसने फॉर्मुलेट किया था? तो उसे राजा टोडरमल ने फॉर्मुलेट किया था, और उसे 1580 में किया था। तो ये क्वेश्चन भी हमें याद रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन है, ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी एक ऐसा रिटन टेक्स्ट होता है जिसमें राइटर अपनी ही लाइफ के बारे में लिखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आत्मकथा, मतलब स्वयं के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी है। तो ये किसने लिखी थी? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन कौन से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने लिखा था? तो इसमें है पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ ऑटोबायोग्राफी हमने यहाँ पर और लगाई हैं। इसमें आप देख सकते हो आत्मकथा, जो कि मलयालम में लिखी गई थी, आत्मकथा। तो ये है हमारी अन्ना चेंडी की। अन्ना चेंडी कौन थी? फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज इन इंडिया। भारत में पहली महिला जो हाई कोर्ट की जज बनी, उसका नाम था अन्ना चेंडी। तो अन्ना चेंडी जो है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है आत्मकथा, और ये मलयालम में लिखी गई, क्योंकि जो अन्ना चेंडी थी ये केरल राज्य की थी। कहाँ की थी? केरल की। तो इसलिए इनकी जो लैंग्वेज है, या इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है, वो मलयालम में लिखी है। इसका नाम है आत्मकथा। अगला है वेटिंग फॉर वीजा। तो वेटिंग फॉर वीजा जो ऑटोबायोग्राफी है, ये है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन के बारे में हमने जान लिया, IK गुजराल की है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, माई एक्सपीरियंस विथ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ये सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी की है, मोहनदास करमचंद गांधी की जो है आत्मकथा है। अगला है एन ऑटोबायोग्राफी। तो ये किसकी है? एन ऑटोबायोग्राफी ये है हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला ऑटोबायोग्राफी है करेज एंड कन्विक्शन। तो ये किसकी है? ये है जनरल विजय कुमार सिंह की। ये सूट एट हिस्ट्री। तो ये जो है हमारा क्या है? ये है अभिनव बिंद्रा की। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफी हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जिनके ऊपर, तो इसे भी आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो जो हमारी नदी तंत्र होता है, नदी तंत्र जो होता है, नदी तंत्र रिवर सिस्टम, तो इसमें 2-3 टर्म होते हैं। जैसे एक कोई मान लीजिए नदी जा रही है, तो नदी जा रही तो इसका एक कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट जो एरिया होता है उसका मतलब होता है कि इसके आसपास कितने आसपास का इसमें जो है पानी आ सकता है, कहाँ तक इस नदी की पहुँच है, जहाँ से इसमें पानी आ सकता है। तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और एक टर्म है ट्राइब्यूटरी और एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, तो डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है वितरिका, वितरिका, और ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है सहायिका, सहायिका। तो सहायिका का क्या काम होता है? नदी में ये पानी जा करके मिलाती है। जो मेन नदी होती है तो छोटी छोटी नदियां आकर के बड़ी नदी में मिलती हैं, तो जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। और किसी बड़ी नदी से कोई नदी निकलती है तो फिर उस नदी को बोला जाता है
डिस्ट्रीब्यूटरी। इसका एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटरी का हुगली। हुगली रिवर जो है गंगा की जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो बंगाल में बहती है। तो हुगली नदी क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि ये गंगा से निकलती है और जो किसी नदी में मिलती हैं, जैसे यमुना नदी है, तो यमुना नदी क्या है? गंगा नदी की जो है क्या है? गंगा नदी की ट्राइब्यूटरी है, क्योंकि यमुना का पानी गंगा में आता है। तो अब यहाँ पे बात हो रही इंडस रिवर सिस्टम की। जो सिंधु नदी है, तंत्र है, उसकी बात हो रही। तो उसमें कौन कौन सी पूछा गया कि जो यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई हैं, तो कौन सी सिंधु नदी की सहायिका नहीं है या ट्राइब्यूटरी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कोसी, सतलज, रावी, ब्यास। तो इसका आंसर है कोसी। कोसी जो नदी है ये हमारा जो इंडिया है, तो उसमें जो आपका बिहार राज्य है, क्या है? बिहार राज्य है। इस तरीके से आप समझें कि ये इंडिया का डायग्राम हुआ। अब इसमें आपका जो इंडस रिवर है वो इस तरीके से इधर जाती है पाकिस्तान की ओर, और जो बिहार है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है नेपाल से बिहार होते हुए कोसी नदी आती है। तो कोसी जो नदी है वो बिहार में फ्लो करती है, नेपाल से आती है। तो ये आपकी जो नदी है ये सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा कोसी नदी, जो कि सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा कौन सी नदियां हैं? तो इसका इस डायग्राम से आप देख सकते हो। ये हमारी सिंधु नदी है जो इंडिया से किधर चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है, और फिर जा करके जो है क्या है? अरब सागर में ये अपना पानी गिराती है। अरब सागर, अरबियन सी ऑफ अरब, इसमें जो है इसका पानी गिरता है इंडस रिवर का। तो ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है, और इसकी जो ट्राइब्यूटरी हैं, मतलब कि जो सहायक नदियां हैं, उसमें है सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास। ये जो है इसकी प्रमुख ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एनेक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829। तो जो सती प्रथा थी इंडिया में, सती प्रथा, इसको 1829 में क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो इसको समाप्त करने के लिए कौन से गवर्नर जनरल ने जो है लॉ बनाया, कानून बनाया? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बारन हेस्टिंग। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो है, और यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, इन दोनों लोगों ने मिल करके सती प्रथा को भारत से समाप्त करने का काम किया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्होंने जो है कानूनी दस्तावेज बनाए, यानी कि लॉ इनेक्ट किया, अधिनियम बनाया, जिससे भारत में सती प्रथा समाप्त हुई। अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, इन्हें भारत में सोशल रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती इन 1829, सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया। सप्रेशन ऑफ ठगी, ठगी प्रथा जो थी उसको समाप्त किया, ठगी प्रथा को। और सप्रेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, जो नवजात शिशु थे, नवजात शिशु जो मतलब छोटे से बच्चे पैदा होते हैं, उन्हीं को जो है इन्फेंटिसाइड, उनको भी मार दिया जाता था इंडिया में, तो उसको भी समाप्त किया। मतलब कि इन्होंने भारत में सामाजिक सुधार के कार्य किए, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे भारत के उत्थान के लिए। तो ये हमारे राजा कौन रहेंगे? विलियम बेंटिक। मतलब आप इस क्वेश्चन को ये समझ सकते हैं कि भारत में जो गवर्नर जनरल हुए हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो गवर्नर जनरल जो हैं और वायसराय महत्वपूर्ण हैं भारतीय आधुनिक इतिहास के दृष्टि से।
क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस इज सिमिलर टू आर्टिकल 21A। तो जो हमारा आर्टिकल 21A है, इसके सिमिलर कौन से जो है फंडामेंटल ड्यूटी है? तो आप सबको मालूम है कि पार्ट 4A और आर्टिकल आपका रहेगा 51 के तहत हमारी जो है क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मतलब मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारे पार्ट 4A आर्टिकल 51 में दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो आर्टिकल 21A के सिमिलर है। अब सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आर्टिकल 21A में क्या है। तो आर्टिकल 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो अब आपको इसी चीज को फंडामेंटल ड्यूटीज में ढूंढना है कि ये कहां पर लिखा है। फंडामेंटल ड्यूटी में राइट टू एजुकेशन या शिक्षा से जुड़ी हुई बात कौन सी ड्यूटी में है? तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 51A और क्लॉज I। ये हमारा आर्टिकल है 51 और ये I क्या है? क्लॉज है। आर्टिकल 51A क्लॉज K, आर्टिकल 51A क्लॉज H और आर्टिकल 51A क्लॉज J। तो जो टोटल आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी हैं? 11 हैं। तो जो 11 वाली है यानी कि K, इसमें है ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स और गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। मतलब कि जो हमारी 11वीं मौलिक कर्तव्य है, या हम इसी को कह सकते हैं कि आर्टिकल 51A क्लॉज K, इसका जो ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इसके तहत आर्टिकल 51A क्लॉज K के तहत इसमें क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजें, मतलब उनको शिक्षा दें। और यही हमारा जो है आर्टिकल 21A का भी प्रोविजन है। तो यहाँ से जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 51A क्लॉज K। तो आप यहाँ से देखिए कि आर्टिकल में आपसे जो क्लॉज हैं उन तक का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आर्टिकल जो है आर्टिकल 19 से बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 2 3 करके 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि आपका जो है कौन सी स्वतंत्रता कौन से जो है क्लॉज में है। तो आर्टिकल 19 जो है इसको भी बहुत ध्यान से, इसका भी एक एक क्लॉज पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो केवल आपका 51A आर्टिकल याद करने से आंसर नहीं निकलेगा, आपको उसका प्रत्येक क्लॉज भी समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, इससे जब क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से भी उसके क्लॉज के बारे में पूछ लिया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ठुमरी सिंगिंग। जो ठुमरी हमारा एक जो है लोकगीत टाइप से जो है ठुमरी होता है इंडिया में, तो उसके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो कुछ फीचर्स हैं, लक्षण हैं, तो उसका जो है यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे पूरब है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फेयरली स्लो एंड स्टेट, मतलब इसको थोड़ा धीमे गाया जाता है, ठीक है। और पंजाब में जो ठुमरी गाई जाती है उसमें क्या है? मोर मर्क्यूरियल। तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि कौन 2 में से सही है। तो इसका जो आंसर है ये आपके दोनों ही सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब आप समझो कि जो कोई लोकगीत है, क्वेश्चन ये होता है कि ये लोकगीत या ये कोई फोक डांस है तो ये किस राज्य से रिलेटेड है,
अब यहाँ पर क्या है कि जो लोकगीत है या जो हमारा फोक डांस है उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब उसको किस स्टाइल में गाया जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है, तो उसके बारे में पूछा गया। तो इसमें आपका क्या है कि ठुमरी इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड रागाज एंड इज कॉमनली कंसिडर्ड टू बी सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। मतलब कि ये सेमी क्लासिकल है, उपशास्त्रीय है। द कंपोजिशन आर रोमांटिक एंड डिवोशनल इन नेचर। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट। जो भारत में भक्ति मूवमेंट हुआ, भक्ति आंदोलन हुआ, उससे ये जो है आगे बढ़े हैं, उससे इंस्पायर हुए हैं। एज ठुमरी इज ए लव सॉन्ग, मतलब ये लव सॉन्ग है, एंड हेंस द टेक्सचुअल ब्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज क्लोजली कोऑर्डिनेटेड विद द म्यूजिकल रेंडिशन। तो इसमें क्या है कि जो टेक्सचुअल ब्यूटी है, यानी कि जो है ये एट्रैक्टिव टाइप के जो है सॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब इसमें और आगे है कि जो इसमें ग्रामर का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इंडिया में जो ठुमरी हैं वो दो प्रकार की हैं। देयर आर, इसके दो पैटर्न आपको 2 टाइप्स के मिल जाएंगे, 2 टाइप्स, इसके 2 पैटर्न मिलते हैं। तो एक तो जो है पंजाब एरिया से रिलेटेड है, पंजाब के जो रीजन है इंडिया का, उसमें किस तरीके से गाया जाता है, और एक जो है पूरब, यानी कि जो है पूर्व एरिया में, जो पूर्वांचल वाला एरिया है, जैसे कि बनारस वाला रीजन है, बनारस, तो उस एरिया में गाया जाता है। तो इसमें उन्हीं का जो है पूछा गया था। देयर आर 2 स्टाइल्स ऑफ ठुमरी सिंगिंग, द पूरब और बनारस। जो पूरब है या बनारसी जो ठुमरी है, विच इज फेयरली स्लो एंड स्टेड। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में था कि जो पूरब वाला है वो क्या है, फेयरली स्लो एंड स्टेड है। तो ये पहला वाला राइट हो गया। फिर आगे है एंड द पंजाब स्टाइल विच इज मोर मर्क्यूरियल। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो दोनों सही है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिद्धेश्वरी देवी हैं, कभी कभी जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट परफॉर्मर रहे हैं या जिन्होंने उस विधा को आगे बढ़ाया है, तो उसका भी नाम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ठुमरी को जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है किसके परफॉर्मेंस से, सिद्धेश्वरी देवी के, और इन्हें ठुमरी का सम्राज्ञी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बहमनी सल्तनत वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। जो बहमनी सल्तनत है, जो दक्षिण भारत की 2 जो है साम्राज्य बहुत फेमस हुए, जैसे हमारा एक बहमनी साम्राज्य है और एक विजयनगर साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य और दूसरा हमारा है विजयनगर साम्राज्य। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बहमनी साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की। तो जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की वो की है अलाउद्दीन हसन गंगू ने, और इन्हीं ने अपना बाद में जो नाम बना लिया, उनने अपना नाम कर लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमन शाह इन्होंने जो है अपना नाम कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इन्होंने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की दक्षिण भारत में। और इसका जो है डेट भी पूछा जा सकता है, कौन से ईयर में, तो ये 1347 में। अच्छा, इसी के साथ में अगर आप विजयनगर साम्राज्य की बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1336 में आपका हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का, ये 2 जो है शासक हुए हैं दक्षिण भारत के, हरिहर और बुक्का। ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, हरिहर दूसरा है, बुक्का दूसरा है। तो हरिहर बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, कहाँ, दक्षिण भारत में। और 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो भारत में चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त जो भारत में हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है। तो इसको जो है ऑप्शन में है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल
और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है डी, प्रेसिडेंट। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के जो है चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर की जो है अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो है 15, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में हमारा जो है इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। और आर्टिकल यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है 324। तो 324 आर्टिकल के तहत होता है, भाग 15 के तहत प्रेसिडेंट इसको जो है क्या करता है, अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल चेंजेस इन द वेदर ऑफ द अर्थ आर कॉज्ड बाय द, जो हमारा मौसम है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उसका मेन कॉज क्या है, कहाँ से ये जो है चेंजेस होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन है एल्टीट्यूड, टाइड्स है, टाइड्स मतलब ज्वार, फिर है आपका सन और मून, जो है चंद्रमा है, सूर्य है, ज्वार है और एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है आपका हाइट, ऊंचाई, एक तरीके से कह सकते हो एल्टीट्यूड। तो ऊंचाई के कारण होता है, ज्वार के कारण होता है, सन के कारण, मून के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सन। अब आप ऐसे समझिए कि जब सन से हीटिंग आती है, तो जब बहुत ज़्यादा हीट होता है तो जो एयर होती है, एयर में क्या होता है कि जो हीटेड एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो हल्की होती है, और जो ठंडी हवा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो भारी होती है। तो ठंडी हवा नीचे बैठती है और गर्म हवा ऊपर उठती है। तो एक तो हवा को आप ऐसे समझिए कि जब सन रेज आती हैं तो हवा गर्म होती है, और गर्म होने पर हल्की होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, तो ऊपर उठना शुरू होती है। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हवा बहना प्रारंभ होती है, उसका कॉज क्या हुआ, सन रेज हुआ, तो सूर्य से हुआ। फिर इसी तरीके से अगर आप ओशियन या सी के वाटर को देखें तो जब सनरेज उस पर पड़ती हैं तो टेम्परेचर जो है ओशियन वाटर की सरफेस का जो है बढ़ता है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होकर के जो वाष्प बन करके ऊपर जाती है वायुमंडल में, आसमान में, तो वहाँ पर क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, बादल बनते हैं, फिर पानी बरसता है, तो फिर वर्षा होती है। तो जो मेन रीजन है हमारे जो है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वेदर कंडीशन चेंज होने का, उसका मेन रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है, सूर्य है। सूर्य की किरणों की जो ऊर्जा आ रही है, इसी से हमारे मौसम में परिवर्तन होता है। इसमें जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक भी क्वेश्चन हमारे द्वारा नहीं बनाए गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। तो ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीपीयू 2022 में ही सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट द खजुराहो टेम्पल बिटवीन 1950 टू 1050 एडी। 1950 से 1050 एडी के बीच जो है खजुराहो टेम्पल बनवाए गए। तो पूछा जा रहा है कि जो खजुराहो टेम्पल बनवाए गए ये कौन से जो है राजवंश के द्वारा बनवाए गए। ऑप्शन में है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी और चंदेला डायनेस्टी। तो अगर आप इनकी जो ये यहाँ डायनेस्टी दी गई हैं, इनकी अगर लोकेशन भी जानते हों तो भी आप आंसर निकाल ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो खजुराहो है वो आपका बुंदेलखंड वाले एरिया जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है, इस पॉइंट पर पड़ता है। तो खजुराहो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, मध्य प्रदेश में खजुराहो पड़ता है। और यहाँ पर जो राज्य किया है वो चंदेलों ने किया है, चंदेल शासकों ने। कौन से शासक रहे? चंदेल। चंदेल शासकों का जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है इतिहास में स्थान है मध्य भारत के, सेंट्रल इंडिया के, और खासकर बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसमें। तो चंदेल शासक जो हुए हैं, अच्छा इसमें जो और हैं गुर्जर प्रतिहार,
तो ये कहाँ पर रहे, गुजरात वाले जो रीजन है, गुजरात जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ रीजन है, यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहारा वंश रहा है। राष्ट्रकूट जो वंश है इसका जो मेजर प्रशासन रहा है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट आ जाएगा। पाला जो डायनेस्टी है ये हमारा जो है बंगाल बिहार वाला जो रीजन है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल बिहार उड़ीसा और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है पाल वंश का जो है शासन रहा है। तो पाल वंश पूरब की तरफ चला जाएगा, गुर्जर प्रतिहारा जो है गुजरात की तरफ चला जाएगा, राष्ट्रकूट जो है महाराष्ट्र की तरफ शासन करेगा और आपका बचेगा जो है चंदेला शासन, चंदेल शासक ये हमारे जो है मध्य भारत में बुंदेलखंड रीजन में शासन करेंगे। तो यहीं पर इनका स्थापित्व होगा। तो जो खजुराहो के टेम्पल हैं ये किसने बनवाए हैं, चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का मीनिंग आपको समझना होगा पहले, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर बात करें तो इंडिया में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 प्रकार की सर्विस, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाएंगी, एक सेंट्रल सर्विस हो जाएंगी और एक स्टेट सर्विस हो जाएंगी। मतलब राज्य की जो सेवाएं हैं, केंद्र की जो सेवाएं हैं और पूरे भारत की जो सेवाएं हैं। तो जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इसमें क्या होता है कि इसको सेंटर के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये सेंटर के लिए भी, केंद्रीय सरकार के लिए भी काम करती है और राज्य सरकार के लिए भी काम करती है। तो ऐसी जो पोस्टें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें 3 ही प्रकार की सर्विसेज आती हैं, जिसमें हमारा IAS, आपका IPS और आपका IFS। IFS ये हमारा फॉरेस्ट सर्विस वाला, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये हमारी जो है क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। और इसके बाद जैसे हमारा ये इसमें बी ऑप्शन में है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है ये हमारा सेंट्रल सर्विस है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय जो है सेवा है, ये सेंट्रल सर्विस है। तो इसको हमें यहाँ से ऑप्शन में सिलेक्ट करना पड़ेगा, केंद्रीय सर्विस। तो आपका क्या रहा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसका जो है क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बाकी आपका फॉरेस्ट सर्विस, ध्यान रहे कि एक IFS होता है, IFS ये क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इंडियन फॉरेन सर्विस वाला जो टर्म है वो हमारा सेंट्रल सर्विस में आएगा, क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस जो होता है स्टेट के लिए काम नहीं करता, वो सेंटर के लिए ओनली काम करता है, तो सेंट्रल सर्विस में आएगा। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है आपकी ऑल इंडिया सर्विस में आएगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। भारत में, हमारे देश में जो है आपात स्थिति भी यदि लग जाए, आपात स्थिति, इमरजेंसी लग जाए, तब भी फंडामेंटल राइट के कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आपको जैसे मालूम है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आपको दिए गए हैं। और ये हमारा जो है आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जाता है। यहाँ तक जो है हमें भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो इसमें आपके टोटल 6 प्रकार के राइट हैं। तो इसमें जो आर्टिकल आपका 20 और 21 है, आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये हमारे आपात स्थिति में भी क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। इन अगस्त 1907 मैडम भीकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। मतलब विदेशी भूमि पर विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश में जा करके भारतीय जो है ध्वज को फहराया। तो
तो वो कहाँ पर फहराया था? तो इसका आंसर है आपका जर्मनी में। ठीक है, तो स्टुटगार्ट जो हमारा है जर्मनी, तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया था? भारतीय ध्वज को फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान। जो सेल्फ रिलायंस है इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, तो भारत में जो डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो शुरुआती स्टेज में यहाँ पर 5 ईयर प्लान जो है स्टार्ट हुए। तो 5 ईयर प्लान जो है ये 5 ईयर प्लान ये 5 साल के लिए बनते थे, 5 ईयर के लिए बनते थे। और फिर ये इसी के तहत जो है इसमें आप डिसाइड करते थे कि हम आने वाले 5 सालों में क्या क्या करेंगे और हमारी जो इकोनॉमी है किस स्तर तक डेवलप होगी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें भारत ने आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस की बात कही पहली बार। तो इसका आंसर है 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान हमारा 1969 से लेकर के 1974 के बीच रहेगा आपका, क्योंकि जो पहला वाला था आपका वो 1951 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से फिर 56 तक गया, फिर इस तरीके से आगे बढ़ा था। तो जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान है वो 1969 से 1964 तक चलेगा। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार ने आत्मनिर्भर बनने की पहली बार बात की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम परऑक्साइड। जो बेरियम परऑक्साइड है इसका जो है केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर है BaO2। BaO2 बेरियम परऑक्साइड का क्या है? केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर लेंथ। जो भारत में नदियां हैं तो उसमें कौन सी नदी की लंबाई ज़्यादा है, कौन सी की कम है, इसी को हमें क्रम से जो है रखना है। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा आपका रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें गंगा पहले नहीं है। ऑप्शन बचता है A और B। अब देखो, गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद यमुना यहाँ पर आ गया और गोदावरी पीछे हो गया। गोदावरी की लंबाई यमुना से ज़्यादा है, इसलिए B ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आपका आंसर रहेगा A पार्ट, गंगा, फिर उससे थोड़ा छोटी गोदावरी, फिर उससे छोटी कृष्णा और फिर यमुना। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो जो रिवर्स हैं उनकी हमें लेंथ भी जो है एक कंपैरेटिव वे में अपने माइंड में रखना चाहिए। एग्जैक्ट लेंथ अगर नहीं याद रहती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन रहना चाहिए कि गंगा की लेंथ लगभग कितनी है, ब्रह्मपुत्रा की इंडिया में कितनी है, आपकी जो है गोदावरी की कितनी है, महानदी की कितनी है, कृष्णा की कितनी है, कावेरी की कितनी है, यमुना की कितनी है, ताप्ती की कितनी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इट कैन डील विथ केसेस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट। सही है। जो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है न्याय क्षेत्र, मतलब इसका कहाँ तक क्षेत्र रहेगा, न्याय क्षेत्र ये रहेगा। तो जो हमारा हाई कोर्ट होता है ये राज्यों में जो है राज्य स्तर के न्यायालय होते हैं, और एक केंद्र स्तर का जो न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो यूनियन जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी, तो हाई कोर्ट स्टेट जुडिशरी के पार्ट हैं। तो ये जिस स्टेट में होता है उसके जो है क्षेत्र में ये काम करता है। और हालांकि कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट के लिए भी काम करते हैं, तो जितने के लिए काम करेंगे उसी क्षेत्र में ये काम करेंगे। तो एक इन जनरल वे में कहा जाए, एक आम तौर पर कहा जाए तो एक हाई कोर्ट का जो न्यायाधिकार क्षेत्र होता है वो एक राज्य तक होता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट। अब जो लोअर कोर्ट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये जिला स्तर के कोर्ट होते हैं। सेशन कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होता है। तो जो जिला स्तर के कोर्ट होते हैं वहाँ पर कोई मुकदमा चलता है तो उसके बाद हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन भी मतलब जो ऑप्शन है ये भी सही है।
इट कैन इशू वेरियस रिट्स। अब जो रिट्स की बात आती है, जो याचिका की बात होती है, याचिका, ये हमारा जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और जो है आपका हाई कोर्ट को 226 रहेगा। तो इसके तहत जो है हमारा 5 प्रकार की याचिकाएं होती हैं। हैबियस कॉर्पस रहता है, मैंडमस रहता है, प्रोहिबिशन रहता है, सर्टियोरी रहता है और क्यू वारंटो रहता है। तो 5 प्रकार की जो रिट होती हैं, याचिकाएं होती हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। तो ये वाला भी हमारा क्या है, ऑप्शन सही रहेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर डी है, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं देता, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी मामले में एडवाइजरी अगर जुडिशरी देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर बात हाई कोर्ट की हो रही। तो ये राज्यपाल की बात करें तो एक बार सही हो जाएगा, राज्यपाल को ये दे सकता हाई कोर्ट, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को नहीं देगा। राष्ट्रपति को देगा आपका सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय है, मतलब जो यूनियन जुडिशरी है, वहाँ से एडवाइजरी ओपिनियन दिया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट से राष्ट्रपति को नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये हमारा क्या रहेगा, गलत, और गलत ही इसमें हमें टिक करना है, मतलब सिलेक्ट करना है। तो यही डी वाला ऑप्शन इसका माना जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द मेट्योर डैम। अब पूछा जा रहा है ये डैम, जो इंडिया में बहुत सारे डैम होते हैं, तो वो डैम जो है मेट्योर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी नदी पर बना है। तो इसका जो आंसर है ये है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी पर यह डैम बना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 1764 में, 1764 एडी में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1757 में आपको याद होगा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC, तो उसको लीड कर रहा था या उसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। तो उसका आंसर है हेक्टर मुनरो ने किया था। और जो इंडिया की तरफ से या जो वहाँ के जो नवाब थे उनमें जो है लड़ रहे थे, तो कौन लड़ रहे थे। ऑप्शन में है मीर जाफर, सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो सिराजुद्दौला है ये 1757 का जो युद्ध हुआ है प्लासी का, इसी में ये मारा जाता है। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है, तो फिर यह 1764 में नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर है हमारा अगर हम इस सी की बात करें तो मीर जाफर, मुगल एम्परर, बहादुर शाह द्वितीय और शाह शुजाउद्दौला। तो इसमें क्या है कि जो मुगल एम्परर बहादुर शाह द्वितीय है ये नहीं रहेगा। बहादुर शाह द्वितीय, अगर आप बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो इसी को कहा जाता था बहादुर शाह जफर, और ये 1857 की क्रांति में रहा है जो है दिल्ली की तरफ से। बहादुर शाह द्वितीय, इसी को कहा जाता है बहादुर शाह जफर, यही भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। तो ये भी गलत है क्योंकि बात हो रही है 1764 की और ये है 1857 में, तो ये सी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट। इसमें है मीर कासिम 1764 में लड़ा एक, और उसके साथ मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, इसमें शाह आलम द्वितीय रहेगा यहाँ पे लिखा द्वितीय, एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध। जो शुजाउद्दौला है और सिराजुद्दौला ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है और शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। ठीक है, तो शुजाउद्दौला जो कि लखनऊ यानी कि अवध से लड़ रहा था, और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये जो है हमारा बैटल ऑफ बक्सर में
लड़े थे ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 22, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, दिस इज नॉन एज द फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून सोवर्स। तो क्या है कि जब एक आपने टर्म सुना होगा क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि बादल का फटना, ठीक है। तो बादल का जो फटना है उसमें क्या होता है, अचानक से लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, काफ़ी समय तक चलती है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। और जो इसके बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स है उसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आया है ये आंसर है हमारा बर्स्ट का, इसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। उसी में इस तरीके की कंडीशन बनती है जब झमाझम बारिश होती है, मानसून आता है और बहुत भयंकर बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जो हमारी आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में जो एलिमेंट रखे गए हैं आवर्त सारणी, तो इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं वो दो प्रकार से है। इस तरीके से आपके रहेंगे, हॉरिजॉन्टल में जो रहेंगे वो उन्हें को बोला जाएगा पीरियड, और जो वर्टिकल में रहेंगे इन्हें बोला जाएगा ग्रुप। तो एक ग्रुप के हमको पहचानना है, जो हमारे क्षैतिज में हैं एलिमेंट रखे गए हैं वो हमारे कहलाएंगे पीरियड, उसको कहा जाएगा। और जो वर्टिकल में हम देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हमारे ग्रुप कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे। जो है हमारे आवर्त रहेगा और क्या रहेगा, वर्ग रहेगा, ठीक है। तो पीरियड और ग्रुप ये रहेंगे। तो इसमें पूछा गया कि एक ग्रुप के कौन से हैं, तो नियॉन है, आर्गन है, सोडियम है और मैग्नीशियम है। तो नियॉन क्या है, आदर्श गैस है, आर्गन क्या है, आदर्श गैस है, लेकिन जो सोडियम है ये हमारा फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए। तो ये गलत हो गया क्योंकि नियॉन और ये Mg क्या है, ये सेकंड ए का है, मतलब कि ये इसका ग्रुप अलग है, इसका ग्रुप अलग है और इन दोनों का सेम है। तो ये चारों एक ग्रुप के नहीं, इसलिए गलत है। हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम और जो है पोटेशियम, ये भी गलत है क्योंकि इन सब के भी अलग अलग ग्रुप हैं। फिर है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम के ग्रुप में नहीं आता है। अब जो डी ऑप्शन है इसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा क्योंकि एक हमारे पास ट्रिक भी थी, जैसे इसमें क्या था, हलीना के रब सर में फरियाद, इस तरीके की एक ट्रिक भी है जिसमें क्या होता है, हलीना से मतलब होता है कि हाइड्रोजन, लिथियम और ना Na से सोडियम हो जाएगा, K से पोटेशियम हो जाएगा और सर से स्ट्रोंशियम हो जाएगा, फरियाद से फ्रांसियम हो जाएगा। तो एक ग्रुप में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम और फ्रांसियम। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर वर्ल्ड कप 2022। वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। तो इसका जो आंसर है, बहुत फेमस है ये मिताली राज, ये राजस्थान से हैं मिताली राज, और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं वर्ल्ड कप 2022 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मोहिनी अट्टम, यहाँ पर देखिए अब फिर आ गया, ये क्वेश्चन क्या है, डांस फॉर्म से है, डांस फॉर्म। तो हमारे GSGK में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग डांस है, आपके फेयर हैं, मतलब मेले हैं, फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, आपके सॉन्ग गीत हैं, आपकी ट्राइब हैं, और इस तरीके का जो भी है आपका गीत, सॉन्ग, फेस्टिवल, फेयर, ठीक है। कोई आर्ट है आपकी, जैसे आपकी कढ़ाई बुनाई होती है, पेंटिंग होती है, तो इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम जो कवर करते हैं
आर्ट एंड कल्चर में। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं रिसेंट टाइम में, उसमें आर्ट एंड कल्चर का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बढ़ गया। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो मोहिनीअट्टम जो कि आपका केरल का है, और यहाँ पर एक आपका और होता है कथकली। ये हमारे दो डांस फॉर्म हैं केरल के, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच हिंदू गॉड, मतलब ये जो है कौन से हिंदू देवता के लिए समर्पित है। तो मोहिनीअट्टम आपका विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। तो ये हमारा यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके जो 25 क्वेश्चन और हैं, जो एक सेट में सीपीओ में 2022 में 50 क्वेश्चन आए थे, तो 25 हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं 25। रिमेनिंग 25 को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है हमारा एसएससी प्रैक्टिस मॉक। तो इससे जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन टाइम पर मिले तो इसके लिए आप ये रिंग बजाइए। धन्यवाद दोस्तों।